हेलो गाइस। मैं प्रांजलि पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ITLS एकेडमी पे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन राइट्स के बारे में। इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम लोग भारत में मानवाधिकार और उनकी प्रासंगिकता के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में मानवाधिकार कितने हैं, मानव के संविधान में व्यक्तियों को कितने तरह के मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उन सबको जाना और पढ़ा। काफी हद तक सही भी है अपने मानवाधिकार को जानना और समझना। इतनी व्यवस्था होने के बावजूद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इतनी सारी संस्थाएं हैं मानवाधिकार के संरक्षण के लिए और प्रत्येक देश में भी अपने स्तर पर मानवाधिकार के संरक्षण के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके बावजूद भी भारत में क्या विश्व के कई देशों में या फिर कह सकते हैं जगह जगह पर मानवाधिकार के हनन के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम भारत में मानवाधिकार की क्या प्रासंगिकता है उसको पढ़ेंगे और समझेंगे कि भारत में मानवाधिकार कितने हद तक सुनिश्चित किया जा सकता है या किया जा रहा है, क्या कुछ मामला है, क्या कुछ मसला है, हम लोग अपने इस लेक्चर में देखेंगे और पढ़ेंगे। मानव अधिकार, जो मानव अधिकार होता है वो व्यक्ति के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि हमें बचपन से ही जन्म लेते ही मिल जाता है। तो जहाँ ये मानवाधिकार व्यक्ति के विकास के लिए और व्यक्ति के अस्तित्व के लिए आवश्यक है, तो वहीं दूसरी तरफ यह लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा समस्या बनकर सामने आ रहा है, जहाँ लोग अपने मानवाधिकार प्राप्त करने के लिए एक दूसरे से जूझ रहे हैं। अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए, जो उनका मानवाधिकार है, इसे प्राप्त करने के लिए जो व्यक्ति हैं एक दूसरे से जूझ रहे हैं। तो मानवाधिकार के बारे में क्या कहा जा सकता है कि मानवाधिकार जहां एक तरफ लोगों के लिए अत्यंत आवश्यक है विकास के लिए, तो वहीं इस वर्तमान समय में एक समस्या बनकर भी उभर रहा है। यानी कि लोग अपने मानवाधिकार को पाने के लिए एक दूसरे से झड़प कर रहे हैं। दुर्भाग्यवश सभ्यता के प्रारंभ से ही विश्व को मानव मात्र के कर्तव्य व अधिकारों की शिक्षा देने वाला वर्तमान समय में दुनिया का सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र भारत आज स्वयं मानवाधिकार के हनन के आरोप से कलंकित है। भारत जैसा गणतंत्र देश, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, और देशों की क्या बात करें जहाँ पे राजतंत्र है या फिर जहाँ पर अभी भी लोकतंत्र नहीं आया है, वहां तो मानवाधिकार के हनन का जो मुद्दा है वो आम बात है। लेकिन हम अपने भारत जैसे लोकतंत्रात्मक देश और जो कि अपने आप में बहुत बड़ा धर्मनिरपेक्ष राज्य है, वहां भी हम अक्सर मानवाधिकार के हनन के मुद्दे को देखते रहते हैं। अक्सर ऐसा मामला उठता रहता है कि भारत में भी मानवाधिकार के हनन के ज्यादा से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। आंकड़े भी बताते हैं और हम स्वयं भी कहीं ना कहीं अपने आसपास के प्रदेशों में घटित होने वाले घटनाओं से ये सारी चीजें समझते हैं। तो हम लोग आज अच्छे से विस्तार से देखेंगे कहाँ मानवाधिकार हनन के ज्यादा मामले आते हैं सामने और भारत में क्या कुछ स्थिति है मानवाधिकार को लेकर के। मानवाधिकार की अवधारणा सुसभ्य समाज की एक अवधारणा है जिससे किसी भी व्यक्ति के समूह को उत्पीड़न और यातना से मुक्ति मिलती है और उसे सुचारू रूप से जीवन यापन करने का अधिकार प्राप्त है। कहीं ना कहीं ये जो मानवाधिकार है एक सुसभ्य समाज की सोच है और मानवाधिकार से व्यक्ति एक सभ्य जीवन जीता है और कहीं ना कहीं उसके जो विकास का रास्ता है इसी मानवाधिकार से होके जाता है। मानवाधिकारों की हत्या किस तरह हो रही है, तो सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों के मामले को देखेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो इलाका है या फिर जो पूर्वोत्तर राज्य है
पूर्वोत्तर राज्य और जम्मू कश्मीर के इलाके में हम अक्सर मानवाधिकार के हनन के ज्यादा मामले देख पाते हैं, क्योंकि ये जो पूर्वोत्तर राज्य है, ये भारत के एकदम अंतिम छोर पे ये सारे प्रदेश स्थित हैं। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान का या फिर उसके आसपास जितने भी कंट्रीज हैं उस पे अपना अधिकार जमाने का या फिर आतंकवाद को प्रमोट करते हैं। और आतंकवाद को प्रमोट करते हैं तो वहां पर जो आतंकवादी आते हैं, आतंकवादी अक्सर इन इलाकों में घुस करके बर्बरता जैसा कुछ व्यवहार करते हैं। फिर वहां पे रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं, कहीं ना कहीं उनके द्वारा, आतंकवादियों के द्वारा किए गए ऐसे कृत्यों से जो कश्मीर के या फिर पूर्वोत्तर राज्यों के जो भी नागरिक हैं, उनके मानवाधिकारों की वो हनन करते रहते हैं, हत्या करते हैं। अगर वो किसी भी मासूम के ऊपर, निहत्थे के ऊपर गोली चला देते हैं, बमबारी करते हैं, या फिर जो भी वहां रहने वाले मानव हैं वो आतंक के डर से बाहर निकल के ना ही अपना कामकाज कर पाते हैं, ना ही स्कूलिंग शिक्षा व्यवस्था वहां सुचारू रूप से हो पाती है। अक्सर कश्मीर में हम देखते होंगे कि वहां पे इंटरनेट बैन कर दिया जाता है काफी दिनों तक। तो ये भी कह सकते हैं एक तरह का, अब इसे मूल अधिकार में ही, अभी तो गवर्नमेंट ने जल्दी ही अपना एक निर्णय सुनाया था, तो उसने बताया था कि इंटरनेट भी एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। तो हमारे जम्मू कश्मीर जैसे इलाके में कई दिनों तक इंटरनेट को बाधित कर दिया जाता है। या फिर कह सकते हैं कि आतंकवाद की जो प्रक्रिया वहां पे होती रहती है, आतंकवादी तो उनके मानवाधिकार का हनन करते ही हैं। और खास करके वहां पर सुरक्षा के दौरान काफी कुछ स्टेप उठाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा या फिर सशस्त्र बलों के द्वारा। कभी कभी वहां पर निरोध जैसी कंडीशंस भी उठते हैं और शक के आधार पर वहां बड़े व्यक्तियों को निरोध कर दिया जाता है। तो काफी कुछ मसला चलता रहता है सशस्त्र बलों के बीच में और वहां पे रहने वाले निवासियों के बीच में। और जो अलगाववादी हैं, अलगाववादियों को ये जो आतंकवाद को प्रमोट करने वाले कंट्रीज हैं, वो जो अलगाववादी हैं उनको विद्रोह करने के लिए प्रमोट करते रहते हैं। तो ये जो अलगाववादी हैं, ये लोग भी कहीं ना कहीं अक्सर उस इलाके में मानवाधिकार की हत्या करते रहते हैं। वहां पर डर जैसा माहौल उत्पन्न कर देते हैं, तो खुलेआम वहां पे मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है। जम्मू कश्मीर एंड पूर्वोत्तर राज्यों में, जैसे नागालैंड में हुआ, वहां अलग नागालैंड की मांग हो रही है। जम्मू कश्मीर में तो आपको पता ही है वहां की क्या कंडीशन है। और इसी तरह नागालैंड एंड और भी सारे राज्य की मांग हो रही है। तो वहां पे एक अलगाववादी गुट होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को अंजाम देते रहते हैं। इस दौरान हमारे सुरक्षा बल सामान्य स्थिति की बहाली और मानवाधिकार की सुरक्षा हेतु संघर्षरत हैं। और उस इलाके में जो हमारे सशस्त्र बल होते हैं या फिर जो हमारे सुरक्षा बल होते हैं, वो लोगों की जान बचा सके, इसलिए वहां पे वो तैनात हैं और मानवाधिकारों की सुरक्षा कर सके, इसलिए वो दिन रात जुटे हुए हैं। और लेकिन जो पाकिस्तानी हुक्मराज और अमेरिकी सुरक्षा बलों को मानवाधिकार के उल्लंघन का दोषी मानते हैं, किंतु पाकिस्तानी हुक्मराज तथा अमेरिकी जो है वो हमारे सुरक्षा बलों को मानवाधिकार के उल्लंघन का दोषी मानते हैं। उनके अनुसार वही लोग, मतलब हमारे जो अलगाववादी लोग हैं, जो अलगाववादी जैसी विचारधारा रखते हैं, वही उन्हें कहते हैं कि ये जो सशस्त्र बल वाले यहाँ तैनात हैं, ये आपके मानवाधिकार का हनन कर रहे हैं। और खास करके पाकिस्तान तो ये मुद्दा भी अक्सर उठाते रहता है यूएन में कि जो इंडिया है, इंडिया में सशस्त्र बलों द्वारा मानवाधिकार का हनन किया जा रहा है कश्मीर में या फिर पूर्वोत्तर राज्यों में। तो अमेरिका और जो पाकिस्तानी जैसे जो कंट्रीज हैं, ये यूएन में ये मुद्दा उठाते रहते हैं और हमारे सुरक्षा बलों के ऊपर दोषारोपण करते हैं। और असली मानवाधिकार की हत्या तो उन्हीं पाकिस्तानियों के द्वारा किया जाता है जो कि आतंकवाद को प्रमोट करते हैं। हमारे यहाँ आतंकवादी गतिविधियों को क्रिएट करने में उनका बहुत ज्यादा योगदान होता है। तो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे यहाँ जो मानवाधिकारों की हत्या हो रही है, वो आतंकवादियों द्वारा या फिर कह सकते हैं पाकिस्तानियों द्वारा होती है। और इसमें जो उग्रवादी हैं, उनके द्वारा निर्देश लोगों की हत्या कर दी जाती है। तो ये मामला बहुत ही ज्यादा संगीन है हमारे
भारत देश में, और खास करके ये राज्य कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्य, कहीं ना कहीं पंजाब और राजस्थान के भी कुछ इलाके हैं जहाँ पे ऐसा कुछ देखने को मिलता है। मानवाधिकार की आड़ में भारत पर विदेशी दबाव। और कभी कभी क्या होता है कि यूएन में अमेरिका क्या करता है, अमेरिका अपने आप को सबसे ज्यादा शक्तिशाली राष्ट्र मानता है, और वो मानवाधिकार के प्रति तो उसका उदासीन खुद का रवैया है। और अगर बात कभी मानवाधिकार की आती है तो मानवाधिकार के मुद्दे को खास तौर से वो उठाना नहीं चाहता है, लेकिन अपने विदेशी नीति के रूप में मानवाधिकार के मुद्दे को उठाता है और इसका इस्तेमाल गलत रूप से करता है। मानवाधिकार के मुद्दे को यूएन में उठाकर एक अस्त्र के रूप में इसका इस्तेमाल करता है, कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए मानवाधिकार जैसे मुद्दे को उठाता है यूएन में। तो खास करके ये चाहता नहीं है कि मानवाधिकार जैसे मामले उठाए जाए या फिर इसके लिए कुछ अच्छा कार्य किया जाए, कि मानवाधिकार के मामले को वो अपने विदेशी नीति के अस्त्र के रूप में इसे इस्तेमाल करता है। वहीं अपने अन्य सहयोगी देश जो उसके G7 देश हैं, उनके साथ राजनीतिक, आर्थिक, कूटनीतिक तथा सांस्कृतिक प्रचार प्रसार के साधनों पर अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए मानवाधिकार के विषय को जोर शोर से उठाता है। और वो सोचता है कहीं ना कहीं इस विश्व के पटल पे या फिर जो G7 कंट्रीज हैं, इन पे इनका बोलबाला बहुत अधिक है, या फिर जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें जो अमेरिका है उसका जो अधिकार है, एकाधिकार है, वो बना रहे। इस वजह से वो मानवाधिकार के विषय को जोर शोर से उठाता है। उसका कोई खास मकसद नहीं होता कि मानवाधिकार के प्रेफरेंस के परिपेक्ष में हम सुधार करें या फिर मानवाधिकार के लिए कार्य करें, ऐसा उसका कुछ मोटो नहीं है। लेकिन वो अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए अक्सर क्या करता है, उठाता है इस मामले को। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका विश्व बैंक तथा IMF के माध्यम से भारत को आर्थिक सहायता से वंचित रखने के लिए मोहरे के रूप में पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है। और शीत युद्ध में क्या हुआ था, जब कोल्ड वार चल रहा था उस समय दो राष्ट्र सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे, एक अमेरिका और एक USSR, जिसे कह सकते हैं रसिया। तो भारत उस समय तटस्थता जैसी नीति को अपनाया था शीत युद्ध में, और पहले हमारे भारत का जो संबंध था वो रसिया के साथ अच्छा था। तो इसीलिए अमेरिका क्या सोचता है कि भारत कहीं आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा स्ट्रांग ना हो जाए या फिर ये भी एक शक्तिशाली देश ना बनकर उभर पाए। तो ये क्या करता है कि जो विश्व बैंक है, जो विश्व स्तर पर विश्व बैंक बने हैं जो विकास के लिए दीर्घकालिक लोन देते हैं, और IMF एक संस्था है जो कि भुगतान बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन रखने के लिए ये लोन देता है, पैसे देता है। तो क्या करता है कि इसको पाकिस्तान का इस्तेमाल इसमें करता है, जिससे भारत को आर्थिक मदद ना मिले इससे, और पाकिस्तान के मैटर को अक्सर उठाएगा यूएन में। कहीं ना कहीं यही चाहता है कि भारत कहीं एक शक्तिशाली राष्ट्र बन के ना उभरे, इसलिए अमेरिका अक्सर पाकिस्तान का इस्तेमाल करता है। इसके अतिरिक्त वह भारत के अंतरिक्ष प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम को भी बाधित करने का प्रयत्नरत रहता है। और जो अमेरिका है वो सोचता है कि कोई भी देश अमेरिका से आगे ना बढ़े, इसलिए हमारे यहाँ के जो अंतरिक्ष प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम है उसे भी बाधित करने का प्रयत्न करता रहता है। तो अक्सर क्या होता है कि जो अमेरिका है मानवाधिकार के आड़ में भारत पर विदेशी दबाव बनाता है। गरीबी मानव अधिकार के हनन का सबसे बड़ा कारण है। गरीबी की वजह से साक्षरता में कमी, और गरीबी में ही व्यक्ति इतना उलझा हुआ है कहीं ना कहीं वो अपना सारा ध्यान केवल अपनी भूख मिटाने में ही लगा देता है, और उसे अपने मानवाधिकार क्या होते हैं इन सारी बातों का कोई बोध ही नहीं रहता है। यानी कि जो गरीबी ही सबसे बड़ा कारण है जिससे मानवाधिकार के हनन के ज्यादा से ज्यादा मामले सामने आते हैं। और जब तक हम गरीबी को नहीं खत्म करेंगे, उनके मूलभूत सुविधाओं को व्यक्तियों तक नहीं पहुंचाएंगे,
तब तक मानव अपने अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ सकता, क्योंकि भूखे पेट कोई किसी अन्य चीज पे ध्यान ही नहीं दे सकता। जब तक उसके पेट नहीं भरेंगे तब तक वो किसी और अधिकार के बारे में कैसे लड़ सकता है। तो सबसे पहले जरूरी है कि गरीबी को हटाएं और व्यक्ति के मूलभूत आवश्यकताओं को की प्राप्ति के लिए सबसे पहले कार्य करना चाहिए किसी भी राष्ट्र को। तब जाकर के उनके मानवाधिकार के हनन के जो मुद्दे हैं वो थोड़े कम होंगे। तब जाकर के जो मामले आते हैं हमारे भारत देश में वो थोड़े कम होंगे। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत सहित सभी विकासशील देशों में जनसंख्या का 1/5 भाग रात को भूखा सोता है। यूएन की बहुत सारी संस्थाएं हैं जो अक्सर अपनी रिपोर्ट पेश करती रहती हैं, और एक रिपोर्ट आया था तो उसी में पता चला था कि जनसंख्या हमारे भारत देश की जो भी जनसंख्या है उसमें से 1/5 भाग लोग रात को भूखे सो जाते हैं, और 1/4 1/4 को पीने की पानी सहित मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। तो कुल जनसंख्या का 1/3 भीषण गरीबी वाला जीवन हमारे भारत देश में बिता रहे हैं। तो ये कंडीशन है कि 1/5 लोग तो भूखे सो जा रहे हैं और 1/4 लोगों को पानी जैसे नॉर्मल चीज, जो कि एक सबसे इसेंशियल चीज होता है किसी भी के लिए, जीवन जीने के लिए, वो नहीं मिल पा रहा है कितने लोगों को। और 1/3 जनसंख्या जो है वो भीषण गरीबी से ग्रस्त है। और उसी तरह इंडिया टुडे एक मैगजीन है, उसने भी एक रिपोर्ट पेश की थी 26 सितंबर 2007 को, और उसके अनुसार उस रिपोर्ट में लिखा गया था कि 1 अरब से अधिक की भारतीय जनसंख्या में से 30.1 करोड़ गरीबी रेखा के नीचे है। जैसे सर्वे हुआ था तो उसमें पता चला था कि 30.1 करोड़ गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, और खास करके पूर्वोत्तर राज्य भी इसके अपवाद नहीं है। दशकों में इन राज्यों में आर्थिक विकास दर मंद रही है। पूर्वोत्तर राज्य कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, क्योंकि वहां पर पहाड़ी इलाके हैं वो, और वहां पे अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर अभी भी अवसंरचना या फिर काफी कुछ वहां पे अभी बहुत पीछे है। अभी उसे बहुत ज्यादा विकास करना है। तो खास करके अभी भी जो पूर्वोत्तर राज्य हैं वहाँ की जो विकास की रफ्तार है बहुत ही ज्यादा मंद है। वहाँ बेरोजगारी है, और वहाँ क्या कह सकते हैं, पूरे भारत देश में बेरोजगारी बढ़ी है, मानवीय शक्तियों की बर्बादी हुई और उग्रवादी समूहों में भर्तियां बढ़ी। ये सारी चीज हम कह सकते हैं केवल पूर्वोत्तर राज्य में ही नहीं, अभी तो हमारे देश के जितने भी तटवर्ती या फिर कह सकते हैं सुदूर राज्य हैं वहां पर उग्रवादी समूहों की भर्तियां अक्सर पड़ी। जो भी देश किसी विदेशी देशों से लगते हैं वहां पे उग्रवादी समूह की भर्तियों में वृद्धि हुई है, खास करके पूर्वोत्तर राज्यों में। वहां पे तो उग्रवादी समूह अक्सर आपको देखने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे, और यही लोग हैं जो अलग राज्य की मांग करते रहते हैं। अगर भारत में मानवाधिकार की बात की जाए तो यह प्रतीत होता है कि यहाँ आज भी एक खास तबके के लोगों की हैसियत के अनुसार मिल पाते हैं। यानी कि भारत में कहीं ना कहीं मानवाधिकार का उपयोग प्रत्येक व्यक्ति नहीं कर पा रहा है। कुछ खास तबके के लोग ही इसका उपयोग इसलिए कर पाते हैं क्योंकि यहाँ प्रत्येक व्यक्ति साक्षर नहीं है, साक्षरता की कमी है यहाँ पे। और शिक्षा ही एक ऐसा कह सकते हैं कि एक ऐसा टूल्स है जिसके माध्यम से मानवाधिकार को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सकता है या फिर मानवाधिकार को सुनिश्चित किया जा सकता है। और यहाँ पे साक्षरता ही नहीं है और यहाँ पे गरीबी है। इस वजह से कह सकते हैं कि केवल एक कुछ खास तबका जो पढ़े लिखे हैं या फिर कह सकते हैं जो थोड़े मध्यम वर्ग या फिर कह सकते हैं कि जो अधिक धनवान है वही मानवाधिकार जैसे अधिकार को प्राप्त कर पाते हैं। और खास करके उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे और राजस्थान जैसे राज्य में जहाँ पर साक्षरता दर थोड़ा कम है वहां पर मानवाधिकार के हनन के मुद्दे ज्यादा आते हैं। उत्तर प्रदेश क्योंकि ये पिछड़ा राज्य है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर बिहार कह सकते हैं, ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पर साक्षरता दर कम है। तो साक्षरता नहीं होने पे क्या होता है कि कोई भी किसी भी व्यक्ति का मानवाधिकार का हनन करके चला जाता है।
और उन्हें पता ही नहीं चलता कि ये हमारे मानवाधिकार है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी हमारे भारत देश में शिक्षा की कमी के वजह से मानवाधिकार के प्रति जो जागरूकता होनी चाहिए वो लोगों में उतनी है नहीं जागरूकता। इस वजह से कुछ जो पिछड़े राज्य हैं जहाँ पे साक्षरता कम है, वहां पर मानवाधिकार के हनन की जो बात है वो अक्सर होते रहता है। इन राज्यों के पिछड़े और अशिक्षित क्षेत्रों में प्रायः बेकसूर और गरीब लोगों पर पुलिस और प्रशासन द्वारा अमानवीय तरीके से कानूनी कार्यवाही करने तथा अन्य तरीके से शोषण किए जाने की घटनाएं चर्चा में बनी रहती हैं। जितने भी पिछड़े राज्य हैं इसमें ये लोग अशिक्षित होते हैं और अशिक्षित लोगों पर कोई भी अपना रौब झाड़ के चला जाता है आराम से, तो पुलिस और प्रशासन तो इसमें सबसे आगे होती है, क्योंकि पुलिस कहीं ना कहीं अपने वर्दी का डर दिखा के लोगों के मानवाधिकार का हनन करती है और उनके साथ गरीबों के साथ अमानवीय तरीके से कानूनी कार्रवाई कर देती है और कहीं ना कहीं उनका शोषण करती है। और लोगों को ये भी नहीं पता होता कि ये तो हमारा मानवाधिकार है कि उनके खिलाफ हम आवाज उठाएं। और इन्हीं पुलिस और इन्हीं राज्य के खिलाफ ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, इनका उन्हें पता ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा के माध्यम से ही हम ये जागरूकता फैला सकते हैं और इस तरह पुलिस और प्रशासन को अमानवीय तरीके से कार्य नहीं करना चाहिए। इसके लिए उनकी जो शिक्षा पद्धति है, पुलिस की जो ट्रेनिंग है, उसमें कुछ सुधार लाना चाहिए या फिर कुछ नियम कानून बनाने चाहिए जिससे कि वे लोगों के साथ इस तरह का अमानवीय व्यवहार ना करें। और शहरों में इसके विपरीत क्या है, गांव में ये घटनाएं अक्सर ज्यादा घटित होती हैं। मानवाधिकार के हनन का जो मुद्दा है वो गांव में और भी ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पे साक्षरता कम है और शहरों में लोग साक्षर हैं। जो लोग साक्षर हैं वो भी इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि जो साक्षर हैं तो वो अपने मानवाधिकार का ज्यादा गलत इस्तेमाल करते हैं। जो अशिक्षित लोग हैं उन पे अपना रौब झाड़ के अपने मानवाधिकार का गलत तरीके से यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे भारत में व्याप्त है। हमारे मानव समाज में मानवाधिकार के प्रति सचेतता आम लोगों में विशेष रूप से दिखाई नहीं पड़ती है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे देश में आए दिन घटित होने वाली महिलाओं के शारीरिक और मानसिक शोषण, प्रताड़ना की घटनाएं, प्रतिदिन होने वाली हजारों भ्रूण हत्याएं भारतीय संस्कृति की गरिमा तार तार करती हैं। हमारे भारत देश में अधिकारों के प्रति अभी भी जागरूकता नहीं है और ये दिखाई भी देता है प्रत्यक्ष रूप से। इसका उदाहरण अगर आप देखना चाहें तो इसका उदाहरण है कि डेली महिलाओं के साथ शारीरिक और मानसिक शोषण हो रहा है उनका, और प्रतिदिन हजारों भ्रूण हत्याएं की जा रही हैं। तो ये सारे जो मामले हैं जो डेली हम आए दिन हम अपने अगल बगल देखते रहते हैं, तो ये मानवाधिकार के हनन का सबसे बड़ा ज्वलंत उदाहरण है। महिलाओं के साथ होने वाले जो शोषण है, जो भ्रूण हत्याएं हैं, ये मानवाधिकार हनन का सबसे ज्वलंत उदाहरण है और सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा, शारीरिक प्रताड़ना, मानसिक उत्पीड़न, अत्याचारों से पीड़ित महिलाओं के विषय में मानवाधिकारों की आवश्यकताओं को रेखांकित करते ही हमारा समाज प्रायः मौन हो जाता है। अगर कोई भ्रूण हत्या को खत्म करना है, घरेलू हिंसा मिटाना है, शारीरिक प्रताड़ना को खत्म करना है, मानसिक उत्पीड़न को समाप्त करना है, अगर इस पे कोई भी थोड़ा सा जोर देता है या फिर इस मुद्दे को कोई उठाता है, तो हमारे समाज के और जो लोग हैं वो मौन हो जाते हैं। कहीं ना कहीं जो उनका हित है इसमें खत्म होते नजर आता है, तो इसलिए वो प्रायः मौन रहते हैं। इन सारे मुद्दे को वो कभी कभी कागजी रूप में तो उठा भी देते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से वो चाहते नहीं है कि ऐसी सुधारे आए या फिर इनके प्रति जागरूकता बढ़े। तो ये हालत है हमारे भारत जैसे देश में। और ऐसे ही मानवाधिकार हनन का जो मुद्दा है वो आपको वन क्षेत्रों में या फिर आदिवासी इलाके में आपको देखने को मिलेगा। जो आदिवासी और जो वनवासी समाज है वहां पे अधिकार और मानव अधिकारों की अभी आज तक उन्हें पता ही नहीं है कि ये अधिकार क्या होता है, क्योंकि वो तो खास करके विकास से काफी वंचित है। हाशिए पे निवास करने वाले वो लोग हैं जो वन में निवास करते हैं, जो आदिवासी हैं, तो उन्हें मानवाधिकार के बारे में क्या पता होगा। तो वहां पर मानवाधिकार के हनन का जो मुद्दा है वो बहुत आम बात है। अक्सर क्या होता है
चकबंदी, सीलिंग, भू पट्टे, भू अभिलेख या भूमि आवंटन का पर्याप्त लाभ उन्हें मिल ही नहीं पाता है। उन्हें पता ही नहीं है कि ये सारे तो उनके अधिकार हैं। तो वहां पर जो आदिवासी लोग हैं, जो वन में निवास करते हैं, उनके साथ मानवाधिकार के का जो हनन है वो एक आम बात हो गया है। यद्यपि क्या होता है कि अगर किसी भी तरह का अन्याय हो रहा है या फिर अत्याचार हो रहा है तो उसके विरुद्ध क्या किया जाता है कि कोई कानून या फिर नियम बना दिया जाता है और उस कानून नियम को बना करके उस व्यक्ति की रक्षा की जाती है, मानव अधिकार की रक्षा की जाती है। लेकिन क्या हुआ है कि ये जो नियम कानून बना दिए गए हैं, इसको तो सबसे ज्यादा अच्छा उपाय माना जाता है कि अगर किसी के मानवाधिकार का हनन हो रहा है तो जो नियम बनाए हैं उसके अनुसार हम जाएंगे और अपने मानवाधिकार की संरक्षण की सुरक्षा को हम सुनिश्चित करेंगे। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। क्या होता है कि ये केवल कागजी रूप से ही हो पाते हैं, ये कागज में ही लिखे हुए हैं या फिर कह सकते हैं ये संविधान में ही केवल लिखे हैं और इसे वास्तव में अभी तक व्यवहार में नहीं लाया जा सका है। जो कानून बने हैं वो कहीं ना कहीं आज भी केवल कागज में ही लिखे रह गए हैं, वास्तविक रूप से इनका क्रियान्वयन हो ही नहीं पाता है। जो मानव अधिकार संबंधित जो घोषणा पत्र था, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो घोषणा पत्र जारी किया गया था मानवाधिकार के संबंध में, वो भी केवल एक दस्तावेज बनकर रह गए हैं। ऐसा मालूम पड़ता है जब इतने मामले हम मानवाधिकार के हनन के देखते हैं तो यही लगता है कि क्या ये संस्थाएं, मानवाधिकार के संरक्षण को सुनिश्चित करने वाली जो संस्थाएं हैं, क्या ये केवल एक मात्र संस्था बन के रह गई हैं या फिर जो दस्तावेज थे, जो घोषणा पत्र बने थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्या केवल एक दस्तावेज बन के रह गए हैं? ऐसा ही प्रतीत होता है ऐसे मामलों को बार बार देखने से। और वास्तव में इसी में मानवाधिकार की सार्थकता निहित है। यद्यपि हमारे देश की सरकार मानवाधिकारों के प्रति सजग है, मतलब बात तो होती है कहीं ना कहीं हर जगह, राज्य स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर, जिले स्तर पर आप अक्सर मानवाधिकार मंच को देखेंगे, मानवाधिकार को जागरूक करने के लिए मंच देखेंगे आप। लेकिन वास्तव में कहाँ है? जब अगर आप जाते हैं ग्रामीण इलाके में या फिर ऐसे इलाके में जहाँ पे मानवाधिकार का अधिक से अधिक हनन होते आप देखते हैं तो लगता है कि कुछ भी नहीं है, सारी संस्थाएं ऐसी ही हैं और सारे जो घोषणा पत्र या फिर जितने भी नियम कानून हैं केवल दस्तावेज मात्र हैं। किंतु इस सजगता में और अधिक धार लाने की आवश्यकता है। भारत देश की जो सरकार है, कहा जाता है, वो सजग तो है मानवाधिकार को लेके, लेकिन इनकी सजगता में और भी धार लाने की आवश्यकता है, यानी कि और भी सुधार करने की आवश्यकता है, इन्हें और भी स्टेप उठाने हों। और अब क्या होता है कि सरकार के साथ साथ मानवाधिकार को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने कदम उठाने चाहिए, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के मानवाधिकार की रक्षा के संकल्प को अपना कर्तव्य मानना चाहिए। तो अगर जब वो अपना कर्तव्य समझेंगे तो मानवाधिकार ज्यादा से ज्यादा सुनिश्चित हो पाएगा। समसामयिक दृष्टिकोण से मानवाधिकारों का सम्मान गंभीर चिंतन का विषय बना हुआ है। परस्पर सद्भाव द्वारा ही हम मानवाधिकार की रक्षा के लिए अपनी ओर से गारंटी दे सकते हैं। अगर जब प्रत्येक व्यक्ति, क्योंकि भारत एक विविधतापूर्ण वाला देश है, विविध धर्म, विविध जाति, विविध रंग के लोग यहाँ रहते हैं, तो जब हम आपस में भाईचारे के साथ रहेंगे तो जायज सी बात है ज्यादा से ज्यादा मानवाधिकारों की रक्षा हो पाएगी, क्योंकि एकता में शक्ति होती है, ये बात हमने सुना है। तो इस तरह अगर हम परस्पर बंधुता के साथ रहेंगे तो हम मानवाधिकारों की रक्षा अधिक से अधिक सुनिश्चित कर पाएंगे। तो इस तरह आज हमने देखा हमारे भारत देश में मानवाधिकार की क्या प्रासंगिकता है। फिलहाल हमने अपने पिछले क्लास में तो लेक्चर्स में तो पढ़ लिए हैं कि क्या कुछ आयोग बनाए गए हैं, कितने अधिकार दिए गए हैं, क्या कुछ व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हुआ है। लेकिन आज हमने भारत में देखा कि भारत में मानवाधिकार का क्या हाल है। मानवाधिकार को सुनिश्चित करने के लिए जो आयोग बनाए गए हैं उनके कार्य कितने अच्छे हैं, किस तरह वो कार्य कर रहे हैं, यहाँ की गवर्नमेंट किस तरह की स्टेप उठा रही है और कैसे राज्यों में किस किस तरह के मानवाधिकार के हनन के मामले सामने आते हैं। ये तो भारत की हालात है। और ऐसे ही विश्व स्तर पे भी
मानवाधिकार के हनन के मुद्दे अक्सर आपको सामने आते दिखते हैं। अरब कंट्रीज में, खास करके पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इजराइल फिलिस्तीनी मुद्दा जो है ये खास करके, या फिर अफ्रीकन कंट्रीज में, और कह सकते हैं निग्रोज जो कि लैटिन अमेरिका में, ये मानवाधिकार के हनन के जो मामले हैं ये अक्सर सामने आते रहते हैं। तो काफी हद तक तो अभी इससे निजात पा लिया गया है, लेकिन इसके बावजूद आज भी मानवाधिकार का हनन प्रत्येक विकसित देश में भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह आज हम लोगों ने भारत में मानवाधिकार की प्रासंगिकता के बारे में पढ़ा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।